अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्म टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी टेस्ट 1 की डिस्कशन करेंगे। ये टेस्ट पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो चुका है और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किए हुए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लें। उसमें आपको जो PDF होता है उसका लिंक पहले मिल जाता है और तकरीबन आधे या 1 घंटे बाद जो है जाके उसका डिस्कशन लेक्चर अपलोड होता है। तो लेक्चर तो मैं अभी सुबह टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये 8 बजे जो है लाइव शो होगा, ठीक है, यानी 8 बजे सुबह। तो जो टेस्ट होगा ग्रुप में वो तकरीबन 7:30 या 7 बजे जो है शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस को जितने भी क्वेश्चंस हो गए तकरीबन 120 क्वेश्चंस है और स्केड्यूल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है इस बारे में, तो इसके लिए आपने कम्युनिटी टैब में चले जाना है, वहाँ पे वो स्केड्यूल अपलोडेड है और उस स्केड्यूल के मुताबिक आपने डेली बेसिस पर जो है लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दूँ वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा हम 29, 30, 31 को हम FLPs भी अपलोड करेंगे विद फुल डिस्कशन एंड MCQs, यू कैन से दैट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो है PDF की फॉर्म में है, ठीक है। मैं इसको किप्स की बुक से वो किया है, लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। किप्स की बुक में जो फर्स्ट पोर्शन है उसका दिया होता है प्रैक्टिस बुक में, वो होता है इसका सिंपल प्रेपरेशन यानी सिंपल प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जो इसका सेकंड पोर्शन होता है ये आपके लिए होता है जो मतलब आप कह सकते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है और हर टेस्ट में तकरीबन 60 क्वेश्चन होते हैं। तो तकरीबन आज के जो हमारे चैप्टर हैं वो टोटली तीन चैप्टर हैं, लेकिन अगर टोटली देखा जाए तो MCQs हमारे पास 60 है, 120 है। 60 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के और 60 बायोमोलिक्यूल के एंड एंजाइम के, दोनों के इकट्ठे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि सम सेलुलर ऑर्गेनेलीज, लेट मी यूज द पेन, some cellular organelles are bound by single membrane while others have two membranes around them, which one is the correct one? अब इसके लिए जो आपको मैं सिंपल एक आइडिया दूं तो जो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन लग रहा है वैक्यूल लाइसोसोम, बिल्कुल ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। 2 मेम्ब्रेनस को देखें तो न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेकेंड वन क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है। आपने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अब देखिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। आपने ऐसे क्वेश्चंस में जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको क्रॉस आउट कर दें। अब जैसा कि मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट नहीं होता सिंगल, तो ये तो मैंने निकाल दिया ऑप्शन। अब क्या न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेनस होता है? नो, ये भी नहीं है। डी देखें तो ये भी नहीं है। तो आप जब सारे क्रॉस आउट कर लेंगे तो जब आपके पास राइट आंसर होगा ना वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, कौन कौन से डबल मेम्ब्रेनस है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अगर दोबारा भी आ जाता है तो गलत ना हो। अब ज़रा याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बल्कि हम नोटिफाइड यूज़ कर लेते हैं उसको, मैं उसमें आपको बता देता हूँ। लेट मी ओपन दैट और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्या हैं। तो नॉन मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो आपके पास? वो 2 हैं, राइबोसोम्स एंड सेकेंड वन दैट इज सेंट्रियोल, सॉरी 3 है, सेंट्रियोल्स एंड थर्ड वन दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये ऐसे 3 स्ट्रक्चर हैं, ऐसे 3 मतलब ऑर्गेनेलीज हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन है ही नहीं। फिर आते हैं आपके पास सिंगल मेम्ब्रेनस, जिनका सिंगल मेम्ब्रेन है। वो कौन कौन से आपके पास? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी अपरेटस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम, अब जिस तरह अभी हम करके आ रहे हैं तो इनकी गिर्द मेम्ब्रेन होती है लेकिन सिंगल होता है। उसके अलावा ग्लाइऑक्सीसोम्स यानी सोम्स, मैं स्पेलिंग बस रॉन्ग हो रहा है, ठीक हो रहा है, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ तो हमें क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करना। पेरिऑक्सीसोम्स, तो ये जो है आपके पास, और इसके अलावा वैक्यूल, ये आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं डबल मेम्ब्रेनस की। उसमें आपके पास कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है, ठीक है, यानी वो भी अगर उसका भी क्वेश्चन आ जाए तो वो डबल मेम्ब्रेनस है। इसके अलावा न्यूक्लियस। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो डबल मेम्ब्रेनस है। तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो इससे जो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन आपके पास क्या आएगा। लेट मी टेक अ पेन और मैं यहाँ से इसको जो है तो कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ कि हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ ए ऑप्शन। उसके बाद अब इसमें अगर देखा जाए डायग्राम शो मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जिसमें आप कह सकते हैं ए फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कहता है कि विच लेवल पार्ट रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ स्मॉल लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, तो कौन सा पार्ट जो है वो स्टॉप करता है। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये आपके पास लिपिड पोर्शन है, ठीक है, ये लिपिड पोर्शन है जिसमें ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं और ये हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं जो बाहर वाले हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एम्बेडेड कौन से होते हैं, तो एम्बेडेड जो है वो
हाइड्रोफोबिक होते हैं ये सेंटर वाले, क्योंकि ये दो दरमियान के ये मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान एम्बेडेड होते हैं। अब ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये भी प्रोटीन है, लेकिन इसके ऊपर जो है कौन सी क्या चीज़ लगी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए हैं, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। तो अब पूछ रहा है कि विच लेबल पार्ट वुड रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ स्मॉल लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो स्पेशली ये स्टॉप करता है। देखिए प्रोटीन भी ये भी स्टॉप करता है, ये भी स्टॉप करता है, लेकिन स्पेशली जो है वो ये पास स्टॉप करता है बिकॉज ड्यू टू द अबव स्ट्रक्चर्स जो आप देख सकते हैं, क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि बी के ऊपर कुछ नहीं है और डी के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से जो है वो उसकी सॉलिबिलिटी जो सॉल्युबल नहीं है लिपिड्स में उनको स्टॉप करता है। उसके बाद मूव करते हैं सेल्स विदाउट न्यूक्लियर डाई बिकॉज दे डोंट हैव। अगर न्यूक्लियस ना हो तो वो किस चीज़ की वजह से मर जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिपीट हुई होता है। देखें स्पेशली आपको कुछ भी करना है ना, राइबोसोम्स आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल से भी ना हो काम चल जाता है, लाइसोसोम ना भी हो काम चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ना भी हो, कहीं ना कहीं से आपको मतलब काम चल जाता है, लेकिन जब तक राइबोसोम नहीं है ना कोई भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अब देखें वो कह रहा है कि न्यूक्लियर, अब अगर न्यूक्लियर मर जाए ना तो न्यूक्लियर से क्या आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पे फ़र्क पड़ता है? नो। लाइसोसोम पे फ़र्क पड़ता है? नहीं। सेंट्रियोल पे पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जो फ़र्क पड़ता है ना वो जस्ट राइबोसोम्स को पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों है? उसके लिए रीज़न ये है, राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलाई में बनते हैं, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोलाई ही है यहाँ पे, मैं न्यूक्लियस समझ गया, तो ये न्यूक्लियोलाई है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलाई आपको पता है वहाँ पे राइबोसोम्स फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इट इज इनसाइड बाय फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म इन ह्यूमन। तो कौन से होते हैं? फ्री जो है फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म, फ्री फ्लोटिंग जो आप ये कह सकते हैं राइबोसोम्स। तो उसमें देखा जाए तो जो डीएनए हेलिकेज है ना ये फ्री फ्लोटिंग होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। दीज प्ले वाइटल रोल इन द डिफेंस एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस। तो डिफेंस एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस में कौन से जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? तो इसमें जो लाइसोसोम्स जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेडिंग का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद डैमेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली किल द सेल वेदर इट्स प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, सेल मेम्ब्रेन डाई हो जाए, वो जानवर जो होगा वो ख़त्म, वो कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूरिन। अब म्यूरिन्स क्या होता है? म्यूरिन जिसको हम पेप्टिड और ग्लाइकन भी कहते हैं, ये होता है बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसमें क्या चीज़ नहीं होती, उसमें बाकी सब कुछ होता है तकरीबन, लेकिन जो उसमें स्पेशली मिसिंग पार्ट होता है ना वो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स इसमें नहीं होते और ये यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंस क्रिएटिंग थिंग। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ सोडियम अक्रॉस एक्सोन मेम्ब्रेन विया सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो एक्टिवली जो एनर्जी टेक कर रहा होता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, उसके मेंटेनेंस को मेंटेन कर रहा होता है। विच इज द फॉलोइंग ऑलवेज पासेस थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। तो कौन सी चीज़ें होती हैं? प्रोटीन्स, ठीक है। तो सॉरी प्रोटीन नहीं, आरएनए, बिकॉज प्रोटीन तो बाहर जाके बनता है ना, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए जो कि बाहर जाता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग में मूवमेंट कॉजेज फ्लो ऑफ ऑल एक्सेप्ट, किस चीज़ को फ्लो नहीं होती? यहाँ पे अगर देखा जाए यानी कौन सी चीज़ जो इमूवेबल है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई? बिकॉज इट इज़ अटैच टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस वजह से इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को भी मूव कर सकता है, लाइसोसोम को भी, ग्लूकोज सॉल्ट अगर मतलब वहाँ पे पड़े हैं तो वो इनको भी मूव करता है। दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन ये होता है कि हार्मफुल ड्रग्स को वो करता है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है, मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये आपको कुछ फंक्शंस याद होने चाहिए। इन गोल्जी apparatus सिस्टर्नी आर थॉट टू बी द मूविंग फ्रॉम, कौन से जो है किसकी तरफ जा रहा है? कन्वेक्स टू कनकेव। सो वी कैन से दैट्स कन्वेक्स टू कनकेव जो है मूव कर रहा होता है, या आप ये कह सकते हैं जो है ट्रांस टू सिस टू ट्रांस फेज जो है मूव कर रहा होता है, ठीक है, जिसको मैच्योर फेज भी कहते हैं। इट इज मिस बैच विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन कैमियोस्मोसिस, इनर मेम्ब्रेन F1 पार्टिकल, इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज सरफेस एरिया। अब कौन सा जो मिस मैच है यानी आप ये कह सकते हैं कौन सा रॉन्ग है? तो इसमें अगर देखा जाए आउटर मेम्ब्रेन जो है कैमियोस्मोसिस नहीं होता, ठीक है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में तो कैमियोस्मोसिस होता ही नहीं है, वो तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लास्टर वगैरह में। इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल स्ट्रेंथिंग मटेरियल इज प्रोकैरियोट्स में तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये आपको सारा पता होना चाहिए। प्लांट्स में सेलुलोज होता है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है फंजाई में होता है, काइटिन और सिलिका भी कुछ हद तक प्रेजेंट होता है फंजाई में, ठीक है। यानी ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। सेल सिक्रीशन है एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एट, कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो ये जो आपके पास अब ज़रा सीक्वेंस देखें तो RER, गोल्जी apparatus एंड देन लाइसोसोम। तो ये आपके पास जो सबसे पहले राइबोसोम्स, ठीक है, देन RER सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी apparatus। लेकिन जो इसमें बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो बी ऑप्शन है, बिकॉज प्रोड्यूस एट RER
देन ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड थ्रू आउट गोल्जी apparatus एंड देन लाइसोसोम, यानी वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द सिस्टोल एंड ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर, तो टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन सिस्टोल एंड ऑर्गेनेलीज दैट आर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में आपके पास 60S और 40S होते हैं जो कि टोटली कंबाइन होकर 80S बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट इन द सिस्टोल एंड साइटोसोल और ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ पे देखिए वो साइटोसोल का पूछ रहा है। साइटोसोल जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म का देखा जाए इट्स लाइक आई थिंक सो 80S ही बनता है। यूकैरियोटिक सेल है ना, तो यूकैरियोटिक के सिर्फ आपने ये याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ना तो वो उन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा यही कहेंगे कि आपके पास जो 80S है दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हाँ बिल्कुल हम मिस्टेक कर दी, मैं दोबारा चलता हूँ, अपने क्वेश्चन को रेक्टिफाई करते हैं। देखिए कह रहा है साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म डेफिनेटली 80S होगा, लेकिन ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में आता है, ऑर्गेनेली में आता है। क्लोरोप्लास्ट किस में आता है, ऑर्गेनेली में आता है, ठीक है। क्योंकि आपके पता है जो RNA है या राइबोसोम्स है वो इन्हीं में तो प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये ठीक है, बी ऑप्शन मतलब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। विच द फॉलोइंग टाइप्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी अबंडेंट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी apparatus? प्लाज्मा बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एडिपोज सेल स्टोर फैट्स। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन आ सकता है कि एडिपोज सेल क्या करते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स सिक्रेट इंसुलिन, रेड ब्लड सेल दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो अब ज़रा आप देखें इसमें से कि कौन सा जो है एक्सपेक्ट अबंडेंट विद एंडोप्लाज्मिक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अबंडेंट की जिनको रेगुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक ये प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, उसके बाद आइसोलेट्स। अब उसकी रीज़न ये है कि एडिपोज टिश्यू वो एक और फंक्शन है, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करता है, वो रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका रोल प्ले नहीं करता, ना ही गोल्जी बॉडीज़ जो है उसमें कोई रोल प्ले करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन देयर। विच इज फॉलोइंग द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल्स। तो बैक्टीरियल सेल्स जो उनमें प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो है उनमें सेल वॉल होता है, ठीक है, और जो है ये आपने इसमें याद रख लेना है अच्छे से। प्लांट सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनिमल सेल ऑन कंटेनिंग सेल वॉल, बिकॉज बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन, तो किस चीज़ में नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनेली कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, सो वी कैन सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। विच वन इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, सो विच वन इज यूनिसेलुलर, इन कौन सा, डेफिनेटली वायरस होगा, ठीक है, नो सॉरी माइकोप्लाज्मा जो है बैक्टीरिया की टाइप है। इफ साइज ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल इज लार्जर और इट्स पोलैरिटी द सूटेबल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी, अगर साइज़ का पार्टिकल लार्जर है या उसकी पोलैरिटी भी हाई है तो आपको जो बेस्ट मेथड होगा वो कौन सा होगा आपके पास, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये कौन सी डिफ्यूजन होती है, थ्रो प्रोटीन्स, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए थे प्रोटीन के अंदर से पास हो जाना, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपको पता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ जाना, दैट इज़ डिफ्यूजन, और अगर वो प्रोटीन के थ्रू जाए तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियोलस कंटेन्स राइबोसोमल प्रीकर्सर्स बिकॉज दे आर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ राइबोसोम्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है वो प्रोटीन है, ठीक है, और आप उसके थ्रू जो अगर कुछ फैसिलिटेट करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus दैट इज़ सिस्टर्नी, ठीक है। अब ये यहाँ पे दो चीज़ें सिस्टर्नी एंड क्रिस्टी, तो ये आपने ये दोनों में एक चीज़ याद रखनी है, जो क्रिस्टी होता है दैट इज़ इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और सिस्टर्नी जो है वो आपके पास गोल्जी apparatus में भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। इंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफन रिगार्डेड एज सिंगल ह्यूज, ठीक है, ह्यूज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड, तो इसमें क्या होता है स्लाइम एंड कैप्सूल, ठीक है, एंड सिंपल सैकुलस भी कहते हैं, बिकॉज जब हम पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना तो सैकुलस कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी और डी सेम है, लेकिन आपको पता है आपका घर हो, आप क्या कहोगे कि ये मेरा घर है, ये कहोगे, आप ये कहोगे ये इसमें दो कमरे, ये और ये मतलब ये मेरी घर की निशानी है, या आप सिंपल ये कहोगे ये मेरा घर है, तो आप ये मेरा घर कहोगे ना, तो इस वजह से ऑप्शन ये भी ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आउटर एंड इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर, स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट। तो क्या लगता है आपको? आई कैन से दे आर स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंट। स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, फंक्शन में, बिकॉज बाहर वाला मेम्ब्रेन जो स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन में आपके पास वहाँ पे इसमें सिस्टर्ने होता है और काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं। विच सब्सटेंस कैन पास थ्रू अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली, लिपिड सॉल्युबल, बिकॉज जो वो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है, जिसकी वजह से वो इजीली इन्हीं को अलाउ करता है। पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज, तो कौन सा होता है जो एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट होता है? दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड, बिकॉज ये मैंने आपको बताया था कि ये बाहर वाली साइड पे होता है, इन दोनों साइड पर बीच में जो है वो हाइड्रोफोबिक एंड्स जो हैं वो आपके पास एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन में। रेशियो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इसका मैं आपको बिना बताए नहीं छोड़ने वाला। तो इसका हम चलते हैं कि हमें इसको करना कैसे है। इसके लिए ना सिंपल आपने एक टेबल याद रखना है। अब टेबल में मैं क्या करने लगा हूँ कि सॉरी, बल्कि हम इसको यहाँ पे ज़्यादा बेटर हो जाएगा, हम ना इसका एक टेबल बना लेते हैं, हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको ये टेबल बना के दिखा देता हूँ ताकि ये आपका कवर हो जाए। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है और बार बार आता रहता है, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। मैं अभी तो क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा आ गया तो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकता है। सो वी विल कवर दिस क्वेश्चन, और इसमें जितना भी इसके पार्ट्स वगैरह हैं, जितने भी यानी वैल्यूज़ हैं, उनको हम कवर करेंगे ताकि इसकी जो हमें क्लियरेंस हो। ठीक है, ज़रा ये ओपन हो जाए, दैन हम इसकी तरफ इसकी तरफ मूव करते हैं और दैन इसको चेकआउट करते हैं। एंड मैं ज़रा वो टेबल भी ओपन कर लूँ ताकि कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो, ऐसा ना हो कि मैं आपको कोई वैल्यू, कोई फ्रैक्शन फिगर गलत लिखवा दूँ एंड देन काम खराब हो जाए। ठीक है, तो ये ओपन हो जाए, उसके बाद देखते हैं इसको थोड़ा सा, लेट मी। सो ये हम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि थोड़ा सा टेबल लेंथी, मतलब टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन हम इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं ताकि आपको ये क्लियर होता जाए कि वाटर, सबसे पहले वाटर, फिर आपके पास में आता है प्रोटीन्स, ठीक है, एंड देन जो है इसमें, बल्कि हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कि चलिए मैं ड्रा कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो है अब हमारे पास ये बन चुका है। अब इसमें जस्ट हमें वैल्यूज़ लिखनी है कि वाटर जो है प्रोक्रियोट्स यूकैरियोट्स में कितना कितना प्रेजेंट, ये हमने ये चीज़ें लिख ली। अब इनका परसेंटेज लिखते हैं दोनों में। तो वाटर जो है वो 70% प्रेजेंट होता है प्रोक्रियोट्स में, ठीक है, ये परसेंट की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे परसेंट यहीं पे ऊपर लिख देता हूँ तो मुझे बार बार ना लिखना पड़ी। तो 70% इसमें, और इसमें भी 70% है, ठीक है। फिर बात करें अगर प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो है इसमें 15% है प्रोक्रियोट्स में, जबकि इसमें 18% है। अभी इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, या इसका रेशो भी पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे रेशो जो है वो मिनिमम रेशो बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें 3% है, जबकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के 4% है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की जो है क्वांटिटी ज़्यादा है यूकैरियोट्स में एज़ कम्पेयर टू प्रोक्रियोट। बट लिपिड के केस में उल्टा कर देना है आपने। लिपिड के केस में क्या उल्टा कर देना है कि लिपिड इसमें 2, बल्कि इसमें लिपिड भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में लिपिड भी ज़्यादा है, तो यानी आपको इस तरह का एक रेशो जो है वो याद करना पड़ेगा, सारा टेबल आपको याद करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं डीएनए की, तो इसमें पूरा डीएनए होता है 0.1, मतलब इसमें 1 होता है सिंपली, इसमें 0.25 होता है, ठीक है। आरएनए की बात की जाए तो इसमें जो है वो आपके पास 6 होते हैं, जबकि जो इसमें आरएनए की अगर बात की जाए इट वुड बी लाइक 1.1, और अभी हमसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक का है मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, बाकी तकरीबन सेम है। जो मेन डिफरेंसिंग है ना, डिफरेंस जो है वो कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में और लिपिड में, वाटर तो तकरीबन सेम है। तो ये जो है आपने याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे जो मेन डिफरेंसिंग पॉइंट है, एक तो ये कि आरएनए में कितना डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा ये कि डीएनए में कितना डिफरेंस है। फिर आपके पास लिपिड्स, आपने याद रखना है कि जो है प्रोक्रियोट्स में हमेशा एक कम होता है। देखिए 15 है, इसमें 18, 3 ऐड कर देंगे, इसमें एक कम, इसमें ये 3 था, हमारे पास एक कम। तो इस तरह करके आपने इसको याद करना है। अब हम ज़रा अपने एमसीक्यू की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है? रेशो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स इन राइबोसोम। आपको पता है रेशो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स जो है यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं वो वाला समझ गया था क्योंकि वो क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे रेशो पूछा हुआ है कि आरएनए और प्रोटीन जो है इनका रेशो कितना होता है राइबोसोम में। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो राइबोसोम होता है ना, उसमें आरएनए और प्रोटीन का 1:1 होता है, दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बट ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। तो उसके अलावा नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पॉलीसोम। तो पॉलीसोम जो है मैसेंजर आरएनए, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम का अटैच हो जाना, ठीक है। 1 मैसेंजर आरएनए एंड मैनी राइबोसोम्स, या दैट्स द राइट वन। 32D, द वेजिकल विच डिफ्यूज टू फॉर्म स्टिक ऑफ सिस्टर्ने, स्टैक ऑफ सिस्टर्ने सैक्स derived from
तो वो किससे ड्राइव होता है, तो वो भी याद रखिएगा गोल्जी ऑपरेटर से, गोल्जी बॉडी से ड्राइव होता है। विच वन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन बिकॉज दे हैव देयर ओन मशीनरी एंड दैट दस वी कैन से दे हैव देयर ओन राइबोसोम। एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, तो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम क्या है आपके पास, क्रोमैटिड, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्वड इन ऑटोफैगी, सो दैट इज लाइसोसोम। इसके 3 फंक्शंस हैं, ऑटोफैगी, ऑटोलाइसिस एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जिसमें ये फंक्शन इसका ये भी है, ठीक है। उसके बाद ऑल द फॉलोइंग सिंगल मेम्ब्रेनस एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। और मैंने आपको बताया था नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन से हैं, वैक्यूल, ठीक है, और सॉरी वैक्यूल नहीं उसमें सेंट्रियोल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया भी था, चले हमारे पास वो टेबल भी पड़ा है, हम जरा उसको देख लेते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन आपके पास डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिन, न्यूक्लियस, सिंगल मेम्ब्रेनस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सोसोम, वैक्यूल, और इसमें राइबोसोम, सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपके पास नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक है। लाइसोसोम आर मोस्ट अबंडेंट इन, तो प्लांट विद हैविंग फैगोसाइटिक एक्टिविटी कहाँ पे अबंडेंट होगी, तो ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल हैविंग फैगोसाइटिक एक्टिविटी, बिकॉज ये प्लांट सेल में इतना कोई रोल नहीं प्ले करते। मेन जो रोल होता है वो इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, यानी एनिमल्स में होता है। द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म लिपिड रिजल्ट इन टाई-सैक डिजीज, ठीक है। और ये ब्रेन में जो है वो लिपिड एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है। टाई-सैक डिजीज मोस्टली इफेक्ट विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग द बॉडी, सो दैट इज ब्रेन, ब्रेन को जो है हाईली इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद द लाइसोसोम विच ईच पार्ट्स ऑफ देयर ओन सेल और सेलर दैट इज सुसाइडल बैग, और दैट इज यू कैन से दैट मतलब कंपोनेंट ड्यूरिंग सेलुलर स्टार्वेशन, यानी जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो दैट इज ऑटोफैगोसोम, यानी ऑटोफैगोसोम अपने आप को ही खा जाना। इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स इज नोन एज, तो हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, दैट इज यू कैन सो से दैट ग्राना, ठीक है। प्लास्टिड आर ओनली फाउंड इन एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स, प्लास्टिड जो है वो प्लांट्स में होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्पेशली फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज बाकी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन अगर हम ये कर दें कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो ये भी बेस्ट होगा। राइबोसोम आरएनए सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन, राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है, तो ये जो है आपने हमेशा याद रखना है कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो आपके पास न्यूक्लियोलस में वो इन्वॉल्व होता है, और अगर न्यूक्लियोलस निकाल दें तो इसकी जो है वो प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है। द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड ऑन गोल्जी ऑपरेटस, यानी इन्फॉर्मेशन आती है आर से कि भाई आपने लाइसोसोम बनाना है, वो प्रोटीन्स भेजता है, गोल्जी ऑपरेटस उसकी मॉडिफिकेशन करता है, पैकिंग करता है, एंड देन जो उनको रिलीज़ कर देता है, ठीक है। उसके अलावा आर सिंथेसाइज्ड ऑन एंजाइम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन को देखना पड़ता है। जो उसके एंजाइम है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, लेकिन जो मॉडिफिकेशन होगी वो गोल्जी ऑपरेटस पे होगी। साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, जेनेटिक मेक एवोल्यूशनरी नो, साइज एंड शेप, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, सी, बिकॉज जब आप भाग रहे होते हैं आपके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। बाय विच अनवांटेड सब्सटेंस विद इन द सेल एंड गर्लफ्रेंड डाइजेस्टर विद इन द लाइसोसोम इज कॉल्ड एज, सो दैट इज यू कैन से दैट ऑटोफैगी। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता दूँ, देखिए यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस का आपको मतलब पता है, निकाल देना, इंडोसाइटोसिस का मतलब है खा लेना, लेकिन एक यहाँ पे चीज़ है, आप खाते दो चीज़ें हैं, या तो पानी पीते हैं या कुछ सॉलिड मटेरियल खाते हैं। आपने सेब खाया और पानी पिया, अब अगर आप सेब खाएंगे तो हम उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर ये आपने याद रखना है, जो इंडोसाइटोसिस है इसकी फर्दर दो ब्रांच हैं। अगर आप सॉलिड खाएंगे तो फैगोसाइटोसिस, ठीक है, सारा मैं नहीं लिख पाऊंगा तो मैं बस इतना लिख देता हूँ। अगर आप लिक्विड मटेरियल खाएंगे, लाइक वाटर आपने पिया, खाएंगे नहीं पिएंगे, लाइक आपने वाटर पिया, तो वो आपके पास पाइनोसाइटोसिस, तो ये आपने याद रखना है। पाइनो, एक है पाइनो फैगो और एक है पाइनो, जिसमें जी आता है वो सॉलिड के लिए, जिसमें जो है पाइनो PINO पाइनो आता है वो लिक्विड्स मटेरियल के लिए। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक राइबोसोम्स, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सो दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द परफॉर्म बाय द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, तो कौन सा फंक्शन नहीं करता वो, देखिए तकरीबन सब कुछ करता है, जस्ट एक्सेप्ट दिस वन, ये फंक्शन नहीं करता। ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन रिस्पेक्टिवली, सिंथेसिस और ब्रेक डाउन में जो है वो काम उनका मतलब रोल प्ले करते हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको पता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ATP फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनर्जी को यूज़ करके ATP बनाते हैं। अब राइबोसोम ऐसा कोई काम नहीं करता,
ठीक है, तो इस वजह से हम वो नहीं कहेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें डी ऑप्शन भी ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वो भी ठीक है, 52 का ए बी भी ठीक है और डी भी ठीक है। उसके अलावा विच ऑर्गेनेली इन यूकैरियोटिक सेल फंक्शनली रिजेंबल विद मेसोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, सो दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन जो अंदर के इमेजिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको मेसोसोम कहते हैं, और राइबोसोम्स वगैरह इसी में प्रेजेंट होते हैं। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल मेक चैनल्स फॉर मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, सो दैट इज वी कैन सी प्रोटीन्स। ठीक है, ज़्यादा जो कैरियर होते हैं वो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। एंड व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड अ सेल विद द प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, तो अ सेल दैट डाइजेस्टिंग फूड पार्टिकल्स, तो ये ज़्यादा आपके पास जो है वो बेस्ट है। लेकिन इसमें ज़्यादा बेस्ट ये भी हो सकता है अ सेल प्रोड्यूसिंग साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, क्योंकि उसे हर जगह जाके साइटोप्लाज्मिक एंजाइम प्रोड्यूस करना होता है। सेल सिक्रेशन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट इज गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया या बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ है, राइबोसोम हो सकता है, बिकॉज आपके पास कुछ आया, प्रोटीन आई, राइबोसोम ने इस पर काम किया, उसको आगे किसी में कन्वर्ट कर दिया, उससे कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बन गया, तो किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम फॉर ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस एक्सेप्ट रेप्लिकेशन, क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, फर्मेंटेशन। तो किसके लिए जो है वो इसमें एंजाइम नहीं होते? अब सिंपल सी बात है, जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता उसके लिए नहीं होते होंगे। फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नहीं होता, तो हम ये यहाँ पर लगा देते हैं। विच द फॉलोइंग फीचर्स कॉमनली बिटवीन, तो कॉमन क्या है दोनों के दरमियान? A membrane bounded organelle, no linear genome, cell wall made up of cellulose। क्या चीज़ आप समझते हैं कॉमन है? सो आई कैन से देयर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स बिकॉज दे आर बोथ आर कॉमन। ठीक है, बिकॉज उनमें 70 राइबोसोम्स होते हैं जो कि एनिमल्स में या यूकैरियोट्स में जो उनके माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंस है उसमें भी 70 होता है। कंसर्निंग एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी, ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी। तो बस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है एनर्जी चाहिए होती है, बाकी किसी को नहीं चाहिए होती। एंड ऑर्गेनेली हैविंग इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन, उसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहेंगे, जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं। तो ये तो हमारा था चैप्टर 1। अब इसकी आप ये पिक्स वगैरह क्लियर वो ले लें। अब बात करते हैं चैप्टर 2 का, जो हमारे पास नेक्स्ट इसका पोर्शन है, उसको देखते हैं। अब ये मैंने गलती से पहले टिक कर लिए थे, लेकिन अब देखिए आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे, आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी तो देनी होती है ना, वो मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि देयर आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड इन सेल। तो मोस्ट अबंडेंट कौन से होते हैं? आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं वो 60 to 80% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सो वी कैन से इस वजह से जो है प्रोटीन्स इसका बेस्ट ऑप्शन है। बाकी भी देखा जाए, आपको पता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है वो भी प्रोटीन की फॉर्म में होता है, तो ये सारा कुछ। बट द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, जिनके दरमियान एक हीम ग्रुप होता है। ये फेडरल बोर्ड में इसकी तस्वीर बनी है, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता। आपको पता है CHO जो इसका फार्मूला होता है, नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट नहीं होता। विच टर्म मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कैटालेज, कोलेजन एंड हेमोग्लोबिन। तो ये जो तीनों हैं आपके पास पेप्टिडोग्लाइड पॉलीपेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो इनके प्रोटीन्स के लंबे लंबे चेन्स हैं, तो इस वजह से पॉलीपेप्टाइड है। दी विच प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन एनेबल देम टू एक्ट एज pH बफर्स बिकॉज दे आर कंटेन कार्बोक्सिलिक अमाइनो ग्रुप। अब देखिए, आपको पता है जो उसमें अमाइनो ग्रुप होता है उसमें आपके पास पॉजिटिव उस पर चार्ज होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें नेगेटिव। तो इसमें जो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से जो है वो चार्ज बैलेंस कर देते हैं। डैश एंड अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज एंड इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो अमाइलोज, अमाइलोज का आपने याद रखना है कि ये जो है इसका बना होता है ग्लूकोज से, और ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, बाकी तकरीबन नहीं होते। द डायग्राम शो रिंग ऑफ स्ट्रक्चर विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज शोन इन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। तो आप देखें यहाँ पे फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अब देखें अल्फा या बीटा है, आपने अल्फा बीटा देखने के लिए कार्बन 1 को देखना होता है। अब ये भी आपसे पूछा जाता है कि अगर OH नीचे हो तो वो बीटा अल्फा होगा, OH ऊपर हो तो बीटा होगा। अब क्योंकि आपके पास ये C ऑप्शन तो निकल गया, D भी निकल गया। अब पहले दो में से फिर ज़रा देखें ये स्ट्रक्चर कौन सा बनता है। तो स्ट्रक्चर जो ज़्यादा प्रेफरेबली स्टार्च बनता है, जो कि ग्लूकोज से रिजेंबल करता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन बी है। सेल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन स्पाइडर वेब, जो स्पाइडर वेब बनाता है उसमें प्रेजेंट होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और लिपिड्स एक्सेप्ट दे आर पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड्स, नो दे आर नॉट पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड्स। उसके बाद क्यूटिकल एग्जाम्पल ऑफ वैक्सेस, जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें इसमें एक टाइप आ जाती है दैट इज वैक्सेस। तो ये उसकी जो है टाइप है, जो पॉलीसेक्राइड्स हैं पॉलीसेक्राइड्स में आ जाते हैं। उसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, उसको देखते हैं। इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वैक्सेस?
तो वैक्सेस में एल्डिहाइड नहीं होते। हाँ, अल्कोहल, कीटोन और ये सारे चेन कुछ हद तक ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ लिपिड दैट डजंट कंटेन फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स में नहीं होते बिकॉज ये एक स्टीराइड है, ठीक है, तो इसमें नहीं होते स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा ऑल आर ट्रू अबाउट ATP एक्सेप्ट कंटेन 3 एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यानी ये बात करें फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट तो एनर्जी बॉन्ड नहीं होता। उसके अलावा जो फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, अब देखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपको कौन कौन से आते हैं। नॉन रिड्यूसिंग में सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स, और इसके अलावा आपके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोनोसेक्राइड, तो सारे आ जाएंगे। और इसके अलावा आई थिंक सो मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, मुझे मेरे माइंड में कितना प्रॉपरली नहीं आ रहा, ऐसा ना हो कि गलत कर दें हम, तो लेट मी चेक, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो ऑल मोनोसेक्राइड, लैक्टोज, माल्टोज, ये आपके पास रिड्यूसिंग में आते हैं, ठीक है। सो स्पेशली आपको कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, एल्डिहाइड कैन नॉट जो है वो कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, या शुगर विच पॉजिटिव रिजल्ट ऑन बेनेडिक और फेरेडिक टेस्ट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। दे एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ऑल मोनोसेक्राइड, लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब सारे अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात की जाए तो इसमें आपके पास सारे के सारे मोनोसेक्राइड, लैक्टोज, माल्टोज जो है ये दोनों। कीटोसिस मस्ट फर्स्ट टेटमराइज टू एल्डोलोसिस बिफोर दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सुक्रोज इन नॉन रिड्यूसिंग, तो अगर इसमें देखिए हमने क्या लगाया हुआ है, हमने लगाया हुआ है ये एक नॉन रिड्यूसिंग है, तो आपके पास जो स्टार्च होगा वो आपके पास स्पेशली यहाँ पे रिड्यूसिंग का पूछा हुआ है ना, तो रिड्यूसिंग माल्टोज होगा, ठीक है। माल्टोज होगा, लैक्टोज होगा, और मोनोसेक्राइड में से कोई भी हो सकता है। उसके अलावा एडिनिन एंड गवानिन आर नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या दैट्स राइट, ठीक है। ये एक न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स है, सॉरी। उसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 3 एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड हैव ऑलवेज एम फ्री OH ग्रुप, ठीक है, तो ये आपने याद रखना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। विच द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड, यानी लेंथी कंपाउंड, सो दैट इज नॉट अ लिपिड, नॉट अ पॉलीमेरिक कंपाउंड, बाकी पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड स्टोर इन बैक्टीरिया। अब देखिए याद रखिएगा, पॉलीसेक्राइड्स अगर बैक्टीरिया और एनिमल्स में देखें तो ग्लाइकोजन, लेकिन अगर प्लांट्स में देखें तो वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, जबकि जो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। आ स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज, तो कोलेगिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, बाकी फंक्शनल प्रोटीन है। शुगर फाउंड इन जेनेटिक मटीरियल दैट इज पेंटोज, 5 कार्बन शुगर, हम कहते हैं ना राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजनियस बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन RNA अटैच टू शुगर मॉलिक्यूल। देखिए ये आपके पास नाइट्रोजनियस बेस, ये शुगर और ये फॉस्फेट। अब ये आप सीक्वेंस में पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि जिसका शुगर होगा, शुगर का कार्बन नंबर 4 पे फॉस्फेट, जबकि 1 पे नाइट्रोजनियस बेस लगा होता है। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अल्फा चेन ऑफ इंसुलिन, सो दैट इज 21, ठीक है। अल्फा चेन कौन सी प्रोटीन है, सॉरी इंसुलिन कौन सी प्रोटीन है, तो ये भी याद रखिएगा, ये प्राइमरी प्रोटीन है, ठीक है। विच वन इज फाउंड ओनली इन RNA, so that is uracil. A monosaccharide is a ribose. मोनोसेक्राइड कौन सा हो सकता है, लैक्टोज, ये डाइसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, राइबोज जो है वो आपके पास एक मोनोसेक्राइड है। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मोनोमर दैट इज ग्लूकोज, मोस्ट वाइडली आपने देखा होगा ग्लूकोज जो हाईली यूज होता है इसी वजह से। उसके बाद विच फॉर्म नेयर हेल एंड नेयर, ये आपको पता है कैरेटिन प्रोटीन होता है जो आपके नेल्स वगैरह में आपके, ये एक फैक्ट है, याद करने वाली चीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ RNA, सो दैट इज़ मैसेंजर RNA, जो कि आपका तकरीबन जो है स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में देखा जाए तो यही है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा होता है तो वो राइबोसोमल RNA होता है, जो कि 80% प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज ग्लूकोज, यानी देखें बाकी को कन्वर्ट करना है, तोड़ना, ये करना नहीं, जो ग्लूकोज होगा ना डायरेक्ट एनर्जी दे देगा। मोस्ट ऑफ सेलुलर सेक्रेशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कार्बोहाइड्रेट भी मिला होता है उनमें और प्रोटीन्स भी मिला होता है उनमें, ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स बोथ इन साइज, नो, ये बोथ की जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपके पास बनते हैं जी इसमें गोल्गी एपरेटस में, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। गोल्गी एपरेटस के कुछ फंक्शंस हैं जिसमें सेल सेक्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, तो ये उसके कुछ फंक्शंस हैं, आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन लिपिड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लेस देन, इसी वजह से जो है वो आपको पता है लिपिड जो है वो हाई एनर्जी स्टोर करते हैं। टू अमाइनो एसिड मोनोमर आर ज्वाइन टुगेदर बाय, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब अमाइनो एसिड है डेफिनेटली प्रोटीन्स हैं, तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड से करेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर मेड सैचुरेटेड बाय हाइड्रोजनेशन। देखें आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये आपके पास लेट्स सपोज था, ये था,
तो जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, तो ये आपका सिंगल बनेगा। ये वाला प्रोसेस आपने देखा होगा जब वो वेजिटेबल घी बनाते हैं उस टाइम, ठीक है। उसके अलावा आप पेप्टाइड चेन अटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी में कोई बॉन्ड नहीं होता, सेकेंडरी में हाइड्रोजन, टर्शरी में आपके पास आयनिक और डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जबकि क्वाटरनरी में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ऑल द फॉलोइंग, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में कौन से बॉन्ड्स हैं, तो उसमें सारे बॉन्ड्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक घर है, आपने उसके निचले हिस्से में कोई ईंट लगाई, ऊपर वाले हिस्से में कोई ईंट लगाई, लेकिन जब घर मुकम्मल हो गया तो वो ईंटें तो उसके अंदर ही हैं, वो आपने निकाली तो नहीं है, तो बॉन्ड्स तो अंदर ही है ना, वो बॉन्ड्स निकाले थोड़ी हैं आपने। ऑल द फॉलोइंग पेयर कंटेन कैराटिन एक्सेप्ट मसल्स और बोन्स में नहीं होता, स्किन और फीदर में होता है, हूव्स एंड हॉर्न्स में भी होता है, हेयर्स एंड नेल्स में भी होता है, मसल्स एंड बोन में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम पेयर फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज, दैट इज 9, और इंटीरोकाइनेज जो है उसका 9.7, तो ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक इन नेचर, इज ऑर्गेनिक इन नेचर, तो ये ऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक है, जबकि ये सिंपल उसका कॉमन फादर आप कह सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है जिसमें आपके पास जो चीज़ें आ जाती, दैट इज NAD, FAD, ATP। ऑप्टिमम pH फॉर स्लाइवरी मैच, दैट इज स्लाइटिक एसिडिक, जो कि अबाउट 5.5 होता है, ठीक है। तो ये आपने बस थोड़े से इंपॉर्टेंट है उनके याद कर लें ताकि क्लियर हो। एंजाइम आफ्टर कैटालिसिस डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट अनचेंज, क्या चेंज आता है? नहीं, कोई चेंज नहीं आता। उसके अलावा आप डैश फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम, तो कैन इफेक्ट न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली पार्टली बाय इंक्रीजिंग, तो ये कंपैक्टिव इनिबिशन है। कंपैक्टिव में ज़्यादा बेस्ट आप क्या लगा सकते हैं कि रिवर्सिबल इनिबिशन, ठीक है। अब क्योंकि नॉन कंपैक्टिव यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे ऑप्शन लगाते हैं कि रिवर्सिबल इनिबिशन है। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज कोवलेंटली, अब देखें यहाँ पे पूरा आपने पढ़ना होता है, सम टाइम इसका आंसर को फैक्टर हो जाता है, आप जल्दी में लगाते तो गलत हो जाएगा, सो बी केयरफुल। इसका ऑप्शन प्रोस्थेटिक, बिकॉज उसने कहा कोवलेंटली, परमानेंटली। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, हम इसको काफ़ी दफा रिपीट हो चुका है और काफ़ी दफा एमडी कैट में भी आया। एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजन कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू फ्यूमेरेट, ठीक है। उसके बाद द व्यू दैट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंस व्हेन इट कॉज चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। लॉक-इन के मॉडल में कोई चेंज नहीं आता। रेगुलेटरी साइट अदर देन एक्टिव साइट दैट एलोस्टेरिक साइट, यानी बाइंडिंग साइट होता है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसको स्टॉप करते हैं। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम, यानी फुल एंजाइम, प्रॉपर फंक्शनिंग एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। और अगर नॉन फंक्शनिंग हो, उसमें प्रोटीन पार्ट ना हो, उसको एपो एंजाइम भी कहते हैं, जाइमोजन भी कहते हैं। एक्टिवेटर आर यूजुअली ड्राइव फ्रॉम मेटल आयंस। विटामिन कौन से होते हैं? दैट इज को एंजाइम, तो ये याद रखिएगा। एट अ सर्टेन पॉइंट वेयर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट मैक्सिमम द एंजाइम वुड बी सैचुरेटेड, यानी वहाँ पे सारे एंजाइम जो है वो हर एंजाइम एक सबस्ट्रेट लेके काम कर रहे होते हैं। अब उसके लिए क्या है कि वन टाइम में कितने जो है वो प्रोडक्ट मतलब सबस्ट्रेट पे काम कर सकता है, तो मिनिमम जो एक रिक्वायर्ड डाटा है ना वो आपके पास है कि 1000 टाइम्स जो है 1000 सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट कर सकता है। इन 3 डायमेंशनल कैविटी बेरिंग चार्ज स्पेसिफिक दैट इज एक्टिव साइट which step causes activation of catalytic activity of enzyme, so that is formation of EX complex. उसके बाद इन नेचुरली occurring chemical reaction all active sites are occupied, the rate of reaction would be constant maximum. देखिए सिंपल, आपके पास 5 गाड़ी हैं, 10 बंदे हैं, आप 10 बंदे के बजाय 20 कर दें, वो बंदे तो 10 ही जाएंगे, बिकॉज गाड़ियाँ 5 है, गाड़ियाँ जब तक इंक्रीज़ नहीं करेंगे, गाड़ी एक लिमिटिंग फैक्टर है, जब तक आप वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो आपके पास जो रेट है वो कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सेसिव इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम कॉज दैट एंजाइम मॉलिक्यूल टू बी डीनेचुरेट, उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज एंजाइम्स यू नो दैट आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनिबिटर्स आर केमिकली आर, इनिबिटर जो आल हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, मेटल एंड ऑर्गेनिक सारे हो सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट ह्यूमन दैट इज 37, अगर प्लांट्स की बात है दैट इज 60 सेंटीग्रेड। इनिबिटर विच ब्लॉक द एंजाइम बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल, क्योंकि ये रिवर्स हो जाते हैं। मेलोनिक एग्जाम्पल ऑफ कंपैटिटिव इनिबिटर जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का रास्ता रोकते हैं। एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्रोटीन? दो डायसिक ग्लोबल प्रोटीन। एपो एंजाइम इज नॉन जो है इसमें एपो एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, तो ये अपने यहाँ नॉन प्रोटीन पार्ट में कोफैक्टर आ जाता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट। तो ये जो है आपका मतलब आज का डिस्कशन सेशन था। मैंने कोशिश ये कि जितना जल्दी इसका हो सके कवर करूँ, तो तकरीबन इसको 40 मिनट्स लगे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आएगा फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री, नेक्स्ट केमिस्ट्री, देन फिजिक्स और देन इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।